रेडिएशन वाला पॉइंट मैं आपको ये बता रही थी कि अगर एंटीरियर मैक्सिलरी डिफेक्ट है, ठीक है, और साथ में स्किन भी गई है, ठीक है, तो अगर रेडिएशन पेशेंट को नहीं मिली हुई तब तो आप स्किन फ्लैप ले सकते हैं विद और विदाउट ग्राफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको आउटसाइड मतलब रेडिएशन हुई है ना, तो अब आप रेडिएशन फील्ड से आउटसाइड कोई फ्लैप लेना चाहते हैं, बिकॉज रेडिएशन की वजह से आप अगर फ्लैप लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो उस केस में आप फिर पैरामीडियन फोरहेड फ्लैप, रेडियल फोरआर्म या लैटरल आर्म ले सकते हैं, ठीक है। So this was about the class 2 defects. Class 2 A, B, C, then unilateral inferior maxillectomy, bilateral inferior maxillectomy, anterior maxillar defect with cutaneous defect. Any questions so far? क्लास 3 डिफेक्ट्स, ठीक है। क्लास 3 डिफेक्ट्स आर बेसिकली दोज डिफेक्ट्स के जिसमें टोटल मैक्सिलेक्टमी हुई है लेकिन ऑर्बिट प्रिजर्व है, ठीक है, मतलब इसमें ऑर्बिटल फ्लोर भी गया है लेकिन ऑर्बिट, ग्लोब और सारी चीजें जो हैं वो प्रिजर्व हैं, ठीक है। सो ऑर्बिट रिटेन है लेकिन सपोर्ट ऑर्बिट की नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस में अगर बिल्कुल आपका इस तरह का कोई सीए है कि जो बहुत उसकी प्रोग्नोसिस बुरी है, ठीक है, या पेशेंट अनफिट है, तो यू कैन गिव ऑब्चुरेटर इन सच केसेस, ठीक है, और ऑब्चुरेटर को आप एक्सटेंड कर दें ऊपर तक, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन इसमें है वो सॉफ्ट टिश्यू पेडिकल फ्लैप्स का है। सॉफ्ट टिश्यू पेडिकल फ्लैप्स में यू कैन टेक टेम्पोरालिस विद और विदाउट कलवेरिया। कलवेरिया आपको पता है ना, ऑर्बिटल फ्लोर के लिए कलवेरिया इज वेरी गुड, ठीक है। तो हम कलवेरिया ले सकते हैं टेम्पोरालिस के साथ, ठीक है। वैस्कुलराइज्ड फ्री टिश्यू फ्लैप विद प्राइमरी और सेकेंडरी दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है। अब देखें, जैसे डॉक्टर नहमीद आप कह रहे थे ना कि बोन ग्राफ्ट का क्राइटेरिया, आपने डिफेक्ट टू डिफेक्ट जाना है। क्लास 3 डिफेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, क्लास 3 डिफेक्ट्स में ऑर्बिटल बोन गई हुई है ना, नाउ यू नीड टू रिप्लेस दैट, ठीक है। तो एक ऑप्शन टेम्पोरालिस विद और विदाउट कलवेरिया है, दूसरा ऑप्शन आपका है वेस्कुलराइज्ड फ्री टिश्यू, फ्री सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप। आप क्या करें, प्राइमरी या सेकेंडरी नॉन वेस्कुलराइज्ड बोन ग्राफ्ट ले लें। आप नॉन वेस्कुलराइज्ड मतलब बोन ग्राफ्ट ले लें, ठीक है, मतलब आप इलिया क्रेस्ट को ले लें, ठीक है, या आप रिब ले लें, इस तरह की कोई चीज ले लें और उसके साथ वेस्कुलराइज्ड फ्री सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप करें, ठीक है। तो ऑर्बिट की सपोर्ट के लिए आपने ग्राफ्ट ले लिया और बाकी जो डिफेक्ट है वो आपने सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप के साथ कवर कर लिया, ठीक है। इसमें इन्होंने एक ऑप्शन लिखा है, वर्निंग में मेंशन्ड है फ्री ओमेंटल फ्लैप्स का, कि वो ले सकते हैं इसमें लेटिसिमस, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, बिकॉज हमें बल्क चाहिए, ठीक है। रिजिड ग्लोब सपोर्ट बाय क्रीनियल और रिब ग्राफ्ट एंड द रेस्ट फ्री टिश्यू, ठीक है। टाइटेनियम प्रोस्थेटिक आप ले सकते हैं लेकिन वही वाला इसमें है कि बुक्स में मैंने नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा, ठीक है। सो मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगी, बुक्स में जो ऑप्शंस हैं तो वो यही है डिफरेंट बुक्स में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल टाइटेनियम में कोई इशू होना चाहिए, बट लेट मी जस्ट कंफर्म दिस एंड लेट यू नो, ठीक है। देन वी हैव वेस्कुलराइज्ड ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्री फ्लैप। अब तो एक ऑप्शन हमने ऑब्चुरेटर की दे दी, एक ऑप्शन हमारे पास हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्कुलराइज्ड फ्री सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप अलॉन्ग विद बोन ग्राफ्ट भी ले रहे हैं और फ्री फ्लैप भी ले रहे हैं, ठीक है। या हम ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्री फ्लैप ले सकते हैं, मतलब हम एक फ्री फ्लैप है जिसमें फिबुला का बोन भी है और सॉफ्ट टिश्यू भी है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो गई है ना। ये जो आपके टाइटेनियम और ये जो इम्प्लांट्स है ना, इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो एक इन्फेक्शन का होता है और दूसरा एक्सट्रूजन का होता है ना। तो यहाँ पे इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स अ बेटर सपोर्ट फॉर बोनी वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शंस आर स्कैपुला, इलियक क्रेस्ट या फिबुला, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका गोल क्या है कि आपने ये करना है कि आपने ऑर्बिटल के जो फ्लोर है आपने उसको भी करना है और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने फ्री फ्लैप भी साथ में करना है ताकि जो वॉल्यूम है वो भी आपने रिप्लेस करनी है, ठीक है। If adequate teeth and retentive surfaces are not available, restoration of mastication requires sufficient vascularized bone to support an implant-borne maxillary prosthesis. Flap choices are limited to scapula, fibula, iliac crest. ये जैसे मैं पहले आपको कंपैरिजन बता चुकी हूँ ना, आपको चूंकि बोन स्टॉक अच्छा चाहिए, बिकॉज आपने अगर टीथ रिहेबिलिटेशन भी साथ में करनी है तो ऑसियो जो आपकी क्यूटेनियस फ्री फ्लैप्स हैं वो फिर अच्छे हैं, ठीक है। Replacement of the alveolar arch inferiorly with the lateral scapula supplied by the circumflex scapular artery and the orbital floor and rim with scapular tip. अच्छा, ये एक रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है, ठीक है। नीचे एल्वियोलर आर्च भी नहीं है और ऊपर ऑर्बिटल फ्लोर भी नहीं है, तो आप एल्वियोलर आर्च को लैटरल स्कैपुला है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। तो स्कैपुला को आप इस तरह ओरिएंट करें कि जिसका लैटरल सरफेस है वो नीचे आ जाए, ठीक है, वो नीचे आ जाए एल्वियोलर बोन की तरफ, ठीक है। और जो उसका टिप है
तो वो फ्लोर और रिम की तरफ आ जाए। तो इस तरह से आपके दोनों जो वो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, आपका एल्वियोलर बोन भी रिप्लेस हो जाती है और आपका ऑर्बिटल फ्लोर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने दिया हुआ है कि ये एक फ्लैप हम लोग ले सकते हैं कि लैटरल स्कैपुला को नीचे ओरिएंट कर दें और टिप को ऊपर ओरिएंट कर दें। ठीक है, so this was about total maxillectomy with orbital preservation class 3 defects. ठीक है, so class 3 defects में हमें क्या चीज चाहिए, हमें ऑर्बिट का फ्लोर चाहिए और साथ में हमें देखिए ऑर्बिट है, एल्वियोलर बोन है और तीसरी चीज आपकी सॉफ्ट टिश्यू वॉल्यूम है। ठीक है, सो सॉफ्ट टिश्यू वॉल्यूम हम ऑब्जर्वेटर एक ऑप्शन है, सॉफ्ट टिश्यू पेडिकल फ्लैप्स हैं, इसके साथ हम बोन भी ले सकते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम बोन को नॉन वेस्कुलराइज लें और फ्लैप को हम लोग फ्री ले लें। अगर साथ में एल्वियोलर बोन भी इन्वॉल्व है तो देन अ बेटर ऑप्शन इज योर ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्री फ्लैप्स। ठीक है, जिसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, स्कैपुला, फिबुला एंड इलियक क्रेस्ट। एंड देन स्कैपुला को अगर आप ओरिएंट इस तरह कर दें कि लैटरल बॉर्डर नीचे आ जाए, टिप ऊपर आ जाए, तो आपके दोनों काम हो गए। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये पॉइंट्स, और डू आई नीड टू रिपीट? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब तक जितना पढ़ा एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट? Okay, good. Now we come to total maxillectomy. ठीक है, with orbital exenteration. This is class 4 defect. ठीक है, जिसको हम रेडिकल मैक्सिलेक्टमी कहते हैं। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं आपके, इसमें क्या किया आपने, मैक्सिला भी हटा दी है, ऑर्बिट भी हट गया है। ठीक है, एक्सेंटरेशन भी हो गई है साथ में। If adequate teeth and alveolar arch is present, adequate teeth and alveolar arch is present, तो you go for prosthetic replacement. ठीक है, लेकिन prosthetic replacement of the eye की बात हो रही है। अच्छा, long span, cheek rotation, poor adaptation of prosthesis, and distracting appearance of the unblinking expressionless eye. ठीक है, हम पहले भी जब ट्रॉमा के सेशंस में, जो लोग यहाँ पे नहीं थे उनके लिए, जो लोग थे वहां पे भी मैंने ये रिपीट किया था कि जब भी आप एक्सेंटरेशन, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्लोब को रिटेन करें। ठीक है, ग्लोब को रिटेन करने, इवेजरेटेड ग्लोब को जब आप रिटेन करते हैं तो वो ज्यादा नेचुरल अपीयरेंस देता है। अगर आप बिल्कुल एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं ना, तो वो एक एक्सप्रेशनलेस, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है क्योंकि आप नॉर्मल आई के बजाय उस आई की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो जो लोग जिन लोगों का ऑर्बिट में जिन लोगों की आई प्रिजर्व होती है, ठीक है, तो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो ज्यादा रियलिस्टिक होती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट की ये प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट के साथ आप मायोक्यूटेनियस फ्लैप भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट विद मायोक्यूटेनियस फ्लैप। ठीक है, सो इसमें ये जो ऑप्शन है आपका, अगर आप साथ में प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट और मायोक्यूटेनियस फ्लैप आप दोनों कर रहे हैं ना, सो इट्स अ सुपीरियर ऑप्शन। ठीक है, इसमें रेक्टस एब्डोमिनस आपका है। ठीक है, iliac crest myo-osseous flap, but it is often discouraged due to excessive bulk, poor skin mobility in relationship to the bone, and short pedicle length. ठीक है, scapula is a better flap because it supports implant, bulk is good, and the skin match. अच्छा, एक बात याद रखें कि मैक्सिलेक्टमी के डिफेक्ट्स में जो सबसे क्लोजेस्ट स्किन के साथ होता है, ठीक है, स्किन के साथ जिसका मैच सबसे ज्यादा सुपीरियर है, दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला फ्लैप जो है वो स्किन के साथ उसका मैच सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, ऑर्बिटोमैक्सिलेक्टमी। द ऑर्बिटोमैक्सिलेक्टमी का मतलब है कि हमने मैक्सिला और ऑर्बिटल कंटेंट्स दोनों को हटा दिए हैं। ठीक है, लेकिन इंफीरियर पैलेटल सरफेस इज प्रिजर्व। ठीक है, सो डॉक्टर नहमीद, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आप इस तरह भी हो सकता है कि आप मैक्सिला एल्वियोलस से ऊपर आप हटा रहे हैं ना, तो नीचे आर्च और वो सपोर्ट तो सारी आपकी है ना। ठीक है, जाइगोमा भी है आपका, आर्च भी है। ठीक है, सो रिसेक्शन ऑफ मैक्सिला एंड ऑर्बिटल कंटेंट्स बट इंफीरियर पैलेटल सरफेस इज प्रिजर्व and it is easy to reconstruct because आपका palatal surface है। rectus abdominis for bulk, मतलब आप पूरा जो डिफेक्ट है उसको rectus abdominis के साथ कवर कर दें। ठीक है, so the thing is that टोटल में ये जो क्लास 3 और 4 डिफेक्ट्स हैं, दे आर रिलेटिवली इजी टू रिकंस्ट्रक्ट। वर्निंग में एक बात लिखी है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अगर उन्होंने ये लिखा है कि प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट जब आप करते हैं व्हेन द ऑर्बिट इज रिमूव्ड और आप उसकी जगह प्रोस्थेटिक ग्लोब लगा रहे हैं,
तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप पूरे का पूरा डिफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू के साथ कवर कर दें। उसमें एक बड़ी अच्छी पिक्चर भी है, लेट मी सी कि अगर मुझे वो अभी मिली तो आई शेयर दिस विद यू, जिसमें पूरे का पूरा जो डिफेक्ट है इट हैज बीन कवर्ड बाय अ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। नाउ वी हैव इंफ्राऑर्बिटल और मैलर मैक्सिलेक्टमी विद और विदाउट एक्सेंटरेशन। अब देखिए आपका नीचे मैक्सिला है लेकिन जो ऑर्बिटल बोन है वो गई हुई है और साथ में मैलर मैक्सिलेक्टमी है, जाइगोमा जो है ना वो गया हुआ है, ठीक है। इट कैन बी विद हो सकता है या विदाउट एक्सेंटरेशन हो सकता है। यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, आपने एक ग्लोब, इंटैक्ट ग्लोब को सपोर्ट करना है क्योंकि ग्लोब फंक्शनल है ना। अगर आप ग्लोब को नीचे सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, विजन प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। सो यू सपोर्ट एन इंटैक्ट ग्लोब एंड फंक्शनल पेरिओक्यूलर सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। This is a challenging reconstruction because the surgeon must locate a source of bone containing tissue that is small enough to accommodate this type of defect. छोटा डिफेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है बिकॉज आपका ऑर्बिटल फ्लोर भी गया हुआ है और साथ में मैलर बोन भी गई हुई है, ठीक है। सो देयरफॉर यू नीड टू सपोर्ट द ग्लोब एंड यू नीड टू सपोर्ट द मैलर आर्च, बट यू नीड टू इतना आपको छोटी बोन चाहिए कि वो दोनों काम भी आपके कर सके, इस तरह का आपको चाहिए। Prostheses have got no role in this situation and allografts are prone to extrusion and infection. So जो titanium mesh का पूछ रहा था, these are the disadvantages, extrusion, infection उसमें होती है, that's why हम लोग उन options को favor नहीं करते, ठीक है। Pedicle temporalis and the vascularized calvaria is one option. Thin and high quality bone for orbital support. Access to the orbital floor and infraorbital rim requires resection of at least a part of the lateral maxilla, which may weaken the important zygomatic or maxillary buttress. This flap places the upper division of facial nerve at risk. ये इसका मसला है। पेडिकल टेम्पोरालिस जब आप लेके आते हैं तो उसकी जब आप उसको इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको रिसेक्शन चाहिए होगी जाइगोमा की, और इस वजह से ये जो जेडएम बट्रस है वो आपका वीक हो सकता है। दूसरी बात, इसमें फेशियल नर्व भी रिस्क पे हो सकती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिजल्ट, जो टेम्पोरल हॉलोइंग की हम बात कर रहे थे, तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टेम्पोरल हॉलोइंग। Thus, this flap should be reserved for patients who are not candidates for free tissue transfer, ठीक है। नेजोलेबियल फ्लैप, नेजोलेबियल फ्लैप, अच्छा यहाँ पे आके आपकी रिकंस्ट्रक्शन सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। मैक्सिला की रिकंस्ट्रक्शन वी हैव फिनिश्ड अप टिल हियर, ठीक है। डिफेक्ट स्पेसिफिक जो सो द नेजोलेबियल फ्लैप हम दो तरह से ले सकते हैं, सुपीरियरली बेस्ड भी ले सकते हैं और इंफीरियरली बेस्ड ले सकते हैं, ठीक है। जो सुपीरियरली बेस्ड है वो यूजुअली ओरोएंटल फिस्टुलास में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो सुपीरियरली बेस्ड फ्लैप होता है वो रैंडम पैटर्न फ्लैप है, ठीक है। मतलब वो उसमें जो सप्लाई है आर्टरी की तो इट इज फ्रॉम मल्टीपल आर्टरीज, ठीक है। कोई एक नेम्ड आर्टरी नहीं है, बहुत सारी आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं। इंफीरियरली बेस्ड फ्लैप जो आपका है तो वो आपका एक्सियल पैटर्न फ्लैप है बिकॉज वो बेस्ड है कहाँ पे, किस पे बेस्ड है, फेशियल आर्टरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो बाकी इंफीरियरली बेस्ड नेजोलेबियल फ्लैप है, आप उसको बायलैटरल भी ले सकते हैं एंड इट इज वेरी यूजफुल इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर डिफेक्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। लेकिन रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द न्यू जो ब्रिनेन है उसके अकॉर्डिंगली ये अब ऑब्सोलीट है बिकॉज इसका इतना ज्यादा यूज अब नहीं है क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। So the superiorly based flap, like I said, it's a random pattern flap. Perforators from facial and angular arteries को supply करती हैं, inferiorly based को facial artery supply करती है, ठीक है। फिंगर शेप फ्लैप होता है आपका, ठीक है। नेजोलेबियल फोल्ड से आप इसको लेते हैं, ठीक है। एल्डरली पेशेंट्स में बहुत अच्छा है क्योंकि एल्डरली पेशेंट्स में एक तो ऑक्लूजन नहीं होती ना, तो ये इजीली आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि उनकी चूंकि स्किन लैक्स होती है तो आप 5 सेंटीमीटर विड्थ तक का फ्लैप आप इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं विद एन एक्सेप्टेबल एस्थेटिक रिजल्ट। द फ्लैप इज रेज्ड इन द सबक्यूटेनियस फैट प्लेन और टनल आपने कहाँ करना है, बकल म्यूकोजा में इसको लेके आना है, ठीक है। और डोनर साइट इज क्लोज प्राइमरीली इन अ लेयर्ड फैशन। द पेडिकल ऑफ द फ्लैप, ये पेडिकल फ्लैप है, इसके पेडिकल को आपने डिवाइड करना है 2 to 3 वीक्स के बाद इंसेट टू अलाउ इंसेट ऑफ द फ्लैप एनक्लोजर ऑफ ओरोक्यूटेनियस टनल, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप लेते हैं नेजोलेबियल फोल्ड से, दिस इज द nasolabial flap. Superiorly based by angular perforators of angular artery and facial artery. The inferiorly based is supplied by facial artery. ये देखिए ये inferiorly based है ना, ये inferiorly based flap है, इसको आपने लिया facial artery पे based है, ठीक है, और angular artery पे इसका superiorly based होगा, ठीक है। Supraclavicular flap. Supraclavicular flap हम कहाँ से लेते हैं, किसी को पता है? It's basically taken, अच्छा ये जो supraclavicular flap है, I was actually surprised to see this in paper, किसी ने भेजा था ना ग्रुप में। Usually ये प्लास्टिक सर्जरीज में it's very commonly used, लेकिन हम इतना ज्यादा हमारी यूज में हमारी बुक्स में इसका इतना मेंशन नहीं है।
एनी हाउ इसमें ये है कि ये आप बेसिकली आर्म से, जो हाथ ऊपर होता है ना डेल्टॉइड रीजन, वहां से और नेक से लिया जाता है, ठीक है। थिन फ्लैप है, एक्सियल पैटर्न है एंड फेशियो क्यूटेनियस है, ठीक है। इट मे बी यूज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकियल स्टोमल। ये ज्यादातर ईएनटी में भी बहुत कॉमनली यूज होता है। ये जो ट्रेकिया के अक्सर डिफेक्ट्स होते हैं, स्टोमा जब ट्रेकियोस्टमी हुई होती है और स्टोमा के डिफेक्ट्स हैं, तो वहां पे यूज होता है। मैंडिबल में यूज हो सकता है, इंट्राओरली, पैरोटिड, नेक, लाइक एक्सपोज्ड कैरोटिड आर्टरीज हैं तो उसके लिए हम सुप्राक्लेविकुलर फ्लैप, उसके लिए स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड भी बहुत यूजफुल है, ठीक है, जो कैरोटिड ब्लोआउट को मिनिमाइज करता है। फेरेंजियल वॉल, स्कल बेस, क्यूटेनियस फेशियल डिफेक्ट्स, यहाँ पे इट्स अ कॉमनली यूज फ्लैप, ठीक है। इसकी जो आर्टीरियल एनाटमी है, बेसिकली इसमें दो आर्टरीज इंपॉर्टेंट है। वन इज योर ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द सेकंड वन इज योर सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये पूरा यहाँ से उठाया जाता है ये, ठीक है। ये क्लेविकल हो गया, इट्स सुप्राक्लेविकुलर, ठीक है। बेसिकली दो आर्टरीज हैं इसमें, एक सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी है और एक आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। The transverse cervical artery is actually a branch of thyrocervical trunk in most cases. कभी कभार ये सबक्लेवियन की ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक से बेसिकली अराइज होती है, ठीक है। It courses posteriorly in the neck and travels deep to the inferior belly of the omohyoid muscle. The supraclavicular artery originates from transverse cervical artery, may originate from suprascapular artery, लेकिन ज्यादातर मतलब देखिए, एक आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है ना, और अगर आप यहाँ देखें तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी से फिर सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी अराइज हो रही है। तो ये दो आर्टरीज हैं। The transverse cervical artery is a branch of thyrocervical trunk, but it can also arise directly from the subclavian artery. And the next one is the supraclavicular artery, which is a branch of transverse cervical artery. ठीक है, but it can also arise directly from the suprascapular artery. So basically ये दो आर्टरीज आपकी इंपॉर्टेंट है सुप्राक्लेविकुलर फ्लैप में। अच्छा, फिर स्किन लैंडमार्क्स क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिकली द सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी इज द मेन डोमिनेंट आर्टरी एंड इट इज लोकेटेड in a triangle. Okay, let me repeat. We have got two arteries that supply the supraclavicular flap. One is your transverse cervical artery, the second is supraclavicular artery. The transverse cervical artery arises from the thyrocervical trunk. ये thyrocervical trunk है ना, यहाँ से transverse cervical artery arise हो रही है, ठीक है। और जो supraclavicular artery है वो फिर transverse cervical artery से supraclavicular artery arise होती है। बेसिकली supraclavicular artery सप्लाई करती है supraclavicular flap को, ठीक है। लोकेशन कहाँ है सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी की? ये एक ट्राइंगुलर रीजन में होता है। कौन से ट्राइंगुलर रीजन में होता है? बाउंडेड इंफीरियरली बाय द क्लेविकल, मीडियली बाय स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, लैटरली बाय एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। जनरल कहाँ पे होगी आर्टरी? 2.5 to 4 सेंटीमीटर सुपीरियर टू क्लेविकल एंड 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। बस लेट्स मेक दिस सिंपल। ये देखें, ये आपकी सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी है, तो सुप्राक्लेविकुलर नाम से जाहिर है कि क्लेविकल से ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी, और जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है उसके ये 2.5 सेंटीमीटर पीछे होगी, ठीक है। सो ये दो इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ये देखिए, ये डेल्टॉइड मसल है ना, ठीक है। यहां से आप बेसिकली इसको उठाते हैं, यहां से आप इसको रेज करते हैं। दिस इज द सुप्राक्लेविकुलर फ्लैप। शोल्डर पे ये डिजाइन होता है, एक्सटेंडिंग एंटीरियरली टू क्लेविकल, पोस्टीरियरली टू ट्रेपीजियस। तीन चीजें इसमें हैं, क्लेविकल, ठीक है, ट्रेपीजियस इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है, और लैटरली डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अच्छा, इंसाइज किया आपने फ्लैप को, सुपराफेशियल या सबफेशियल प्लेन में आप इसको रेज करेंगे। सुप्राक्लेविकुलर वेस्कुलर पेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। पेडिकल आपका कहाँ होगा? इन द ट्राइंगल बिटवीन द, जो ट्राइंगल की मैंने आपको बताई थी लोकेशन, ये आपने याद रखनी है। ट्राइंगल, क्लेविकल, sternocleidomastoid and the sternocleidomastoid, clavicle, and the third thing is external jugular vein, ठीक है। इनके ये तीन चीजों की वजह से जो ट्राइंगल बनता है वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एट द क्लेविकल, अब एक दफा आपको पेडिकल मिल गया वेस्कुलर, तो अब आपने स्लो डाइसेक्ट करना है उसको, ठीक है, और आर्च ऑफ रोटेशन को आपने इंप्रूव करना है। फ्लैप इनसेट इज डन विद कनेक्शन टू द नेक स्कार रादर देन, मतलब टनलिंग आप कर सकते हैं जैसे हम लेटिसिमस डोर्साई की और पेक्टोरियलिस मेजर की करते थे ना, तो उसी तरह से हम इसको इंसेट कर सकते हैं विद टनलिंग, या फिर कोई नेक स्कार के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डोनर साइड को हम क्लोज कर देंगे आफ्टर वाइड अंडरमाइनिंग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ड्रेन मे नॉट बी नेसेसरी एज क्लोजर टिपिकली ऑब्लिटरेट, कोई इतनी खास डेड स्पेस यहाँ क्रिएट नहीं होती, तो क्लोजर आराम से हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्राक्लेविकुलर फ्लैप, ठीक है।
देखिए ये आपका ट्रेपीजियस हो गया ना, ठीक है, और ये डेल्टॉइड मसल है, ये क्लेविकल है, यहाँ यहाँ से आप इसको रेज करते हैं, ठीक है। एक बाउंड्री इसकी क्लेविकल है जो इसके रेजिंग के जो लिमिटेशंस हैं, और आपको पेडिकल कहाँ मिलेगा, स्टेर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, इंटरनल जुगुलर वेन और क्लेविकल के दरमियान जो ट्रायंगुलर स्पेस है, यहाँ पे आपको इसका पेडिकल मिलेगा। इलियक क्रेस्ट वेरी यूजफुल बोन ग्राफ्ट, बहुत कॉमनली यूज होता है मैक्सिलोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन में, पर्टिकुलरली जो आपकी ईबीजीज के प्रोसीजर्स है वहां पे कॉमनली यूज होता है। जो कॉमन अप्रोच है वो इंटीरियर इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, इंटीरियर अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना, तो वहां से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस आर दैट व्हेन, अच्छा ये आपका जो मैक्सिलरी रिकंस्ट्रक्शन में डीसीआईए फ्लैप यूज होता है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी फ्लैप, ठीक है। लेकिन ये जो इलियक क्रेस्ट है ये मैक्सिला में इसका ग्राफ्टिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, कॉमनली क्लेफ्ट्स में यूज होता है, एबीजीज में, ठीक है। When autogenous grafting is desired that requires a high ratio of cancellous to the cortical bone, a high volume of osteocompetent cells, and hard tissue maxillofacial defects requiring 50 ml or less of cancellous bone. ठीक है, कॉर्टिको कैंसलस बोन चाहिए आपको या कैंसलस बोन चाहिए, कल हम मैंडिबल की रिकंस्ट्रक्शन में भी पढ़ रहे थे, सो वी कैन टेक इलियक क्रेस्ट। अब इसकी एनाटमी को आपने पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनाटमी ये होती है कि ये देखिए ये आपकी इलियम की बोन है ना, ठीक है, ये जो इलियम है इसमें ये इलियक क्रेस्ट है, यहाँ से हम लोग बेसिकली इसको लेते हैं, ठीक है। और इलियक क्रेस्ट के एंटीरियरली फिर आपका एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ठीक है, एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। Anterior ilium is located between the anterior iliac spine and the ilium tubercle. The ilium serves as a site of numerous muscular attachments responsible for normal gait and core stability. इसकी जो morbidity है वो moderate है ना, चलने फिरने में gait disturbances या फिर sensory nerves की जो problems हैं वो इसमें अक्सर आती रहती हैं। So basically we have iliac crest, और iliac crest के बाद we have जो anterior superior iliac spine है, ठीक है। तो एंटीरो सुपीरियर इलियक, एंटीरियर इलियक जो स्पाइन है आपकी, क्रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सपोर्ट ऑफ वेरियस मसल्स, अभी हम लोग वो सारे मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। Anterior superior iliac spine serves as the attachment of external abdominal oblique muscle medially and the tensor fascia lata laterally. Anterior superior iliac spine के ऊपर दो चीजें अटैच्ड हैं, एब्डोमिनल मसल्स मीडियली है, मीडियली है एब्डोमिनल मसल्स। ये जब हम लोग इलियक क्रेस्ट की हार्वेस्टिंग करते हैं, आई विल शो यू अ केस प्रेजेंटेशन एज वेल, तो हम फिर क्या करते हैं कि एब्डोमिनल कंटेंट्स को प्रिवेंट करने का तरीका यही होता है ना, हम रिट्रैक्टर डालते हैं, ठीक है, मीडियली डालते हैं रिट्रैक्टर। सो एक्सटर्नल एब्डोमिनल जो ओब्लिक मसल है आपका, इट इज द बाउंड्री टू द एब्डोमेन, तो ये ना हो कि आप पेट पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये एब्डोमिनल मसल्स जो है वो आपकी मीडियली है, और टेंसर फेशियल लाटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो लैटरली है, ठीक है। सो सुपीरियर जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इट इज अ वेरी, यहाँ पे अटैचमेंट है ओब्लिक मसल्स की मीडियली और टेंसर फेशियल लाटा की लैटरली। ये देखिए ये लिए क्रेस्ट है ना आपका, ठीक है। अब ये देखिए मीडियली इसका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल अटैच्ड है, ठीक है, और ये टेंसर फेशियल लाटा है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल ओब्लिक के नीचे क्या चीज है, इंटरनल ओब्लिक और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सारे जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Tensor fascia lata originates at the anterior superior iliac spine and the anterolateral portion of the anterior iliac crest. It inserts into iliotibial tract of the lateral thigh. ये काफी लंबा पोर्शन है। टेंसर फेशिया लाटा भी अक्सर रिकंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, ठीक है। सो टेंसर फेशिया लाटा जो है ये आपका बेसिकली फिर टांग पे जाके अटैच्ड है, इतनी लंबी चीज है ये, ठीक है। टेंसर फेशिया लाटा, लेट मी शो यू, ये है, दिस इज द फेशिया लाटा। ये फेशिया लाटा अराइज होता है इलियक क्रेस्ट से, और सुपीरियर जो एंटीरियर इलियक स्पाइन है वहां से ये अराइज होता है, और ये फिर इंसर्ट होता है आपका इलियोटिबियल ट्रैक में, ठीक है। दिस इज द इलियोटिबियल ट्रैक, यहाँ तक ही आया है, ठीक है, काफी लंबी चीज है ये। सो दिस इज द टेंसर फेशिया लाटा। हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप डैमेज करेंगे इसको या एक्सेसिव रिट्रैक्शन करेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव गेट डिस्टर्बेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेशेंट है इलियक क्रेस्ट के बाद उसको इलियक क्रेस्ट आपने लिया है और अब उसको गेट डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, और होती हैं, ठीक है, हमारे सेंटर में बहुत ज्यादा होता था इलियक क्रेस्ट, और उसमें अक्सर पेशेंट्स में फिर पोस्ट ऑपरेटिव गेट डिस्टर्बेंसेस भी होती थी। I have an article on this as well. So if there is damage or excessive retraction of the muscle, this is the most common cause of post-operative gait disturbance. दूसरा जो important muscle है वो इलियाकस। So देखिए anterior ilium,
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जहां पे आपका एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल और टेंसर फेशियल लैटा. व्हाई आर वी रीडिंग अबाउट दिस? एवरीथिंग हैज गॉट इंपॉर्टेंस. एब्डोमिनल ओब्लिक मसल आपकी बाउंड्री है एब्डोमिनल कंटेंट्स के लिए. टेंसर फेशियल लैटा कि अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेचिंग या रिट्रैक्शन करेंगे तो इट कैन लीड टू पोस्ट ऑपरेटिव गेट डिस्टर्बेंसेस. देन वी हैव इलियाकस मसल. ठीक है, iliacus originates along the superior half of the iliac fossa. ठीक है, the iliacus joins the psoas major and inserts along the lesser trochanter of the femur. ठीक है, अब मैं आपको iliacus दिखाती हूँ. ये देखिए, इलियाकस मसल जो आपका होता है, ठीक है, वो अराइज होता है मीडियली. मीडियली इलियक क्रेस्ट के मीडियल अराइज हो रहा है इलियाकस मसल. ठीक है, और इलियाकस मसल फिर जाके श्वास के साथ ये कंबाइन हो जाता है, नीचे आके ना श्वास के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर ये ग्रेटर ट्रोकैंटर फीमर में जाके अटैच्ड है. तो ये भी काफी लंबा मसल है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ना, ये देखिए, ये टेंसर फेशियल लैटा हो गया. टेंसर फेशियल लैटा इलियक क्रेस्ट में से अराइज हो रहा है और सुपीरियर इलियक स्पाइन दोनों में से अराइज होता है. ठीक है, और ये जाता है इलियोटिबियल बैंड या इलियोटिबियल जो ट्रैक्ट है वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है. ठीक है, दूसरा जो आपका है, ये देखिए, ये टेंसर फेशियल लैटा हो गया साइड से और ये सामने से. ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट मसल है वो इलियाकस मसल है. ठीक है, ये देखिए, श्वास मेजर ऊपर है, इलियाकस नीचे है. सो इलियाकस मीडियली अराइज हो रहा है इलियक क्रेस्ट से और फिर ये ज्वाइन हो जाता है श्वास मेजर में एंड द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर में जाके ये फीमर पे जाके अटैच्ड है. ग्रेटर ट्रोकैंटर अगर आपको याद नहीं भी रहता, so but it is attached at the femur. So basically we have studied about 2 or 3 things: iliac crest, anterior superior iliac spine. With the iliac crest, medially external oblique is attached. ठीक है, and tensor fascia lata is attached laterally, which is inserted in the iliotibial tract. Then we have another important muscle. So this is the tensor fascia lata and the iliacus muscle. The iliacus muscle arises from the spine medially and it basically merges with the psoas major muscle. ये psoas major ऊपर से आ रहा है ना, इसके साथ ये merge हो रहा है and then it is attached at the femur. ठीक है, so these were the important muscles. अब आती है हमारे पास nerves. Sensory 3 cutaneous nerves हैं जो जरूरी हैं और जो आपने याद रखनी है. ठीक है, the first nerve is the iliohypogastric nerve. इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व L1 L2 से आती है. ठीक है, जैसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे आपका लंबर प्लेक्सस से ये बेसिकली अराइज हो रहे हैं ना. सो दिस इज फ्रॉम, इसकी जो रूट वैल्यू है वो क्या है, L1 और L2 है. ठीक है, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच इज लोकेटेड ओवरलाइंग द इलियम ट्यूबरकल. ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व ड्यूरिंग एन इंटीरियर इलियक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट. ठीक है, अब ये प्रोवाइड क्या कर रही है, सेंसरी इनर्वेशन टू द स्किन ऑफ प्यूबिस एंड द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ बटक. आप पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट से पूछते हैं ना गेट डिस्टर्बेंस का और आप पूछते हैं नर्व डिस्टर्बेंसेस का, पेरेस्थीसियास का, तो अगर पेशेंट आपको कहे कि मुझे पेरेस्थीसिया है स्किन ऑफ द प्यूबिस और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द बटक पे, इसका मतलब है कि इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व का डैमेज है. ठीक है, जो बाद में रिकवर हो जाता है. सो इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व बेसिकली ओवरलाइज द इलियम ट्यूबरकल. इलियोहाइपोगैस्ट्रिक